नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 175 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री ज़ां-यves ले ड्रियन से द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन तनाव के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करने पर सहमति जताई। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न, ओडिशा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिस कर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को प्रसिद्ध उड़िया कवि सची राउतरे की कविता बोटमैन ने अमर कर दिया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, The parade also showcases the preparedness of the Indian Navy for any contingency. This beautiful city of Visakhapatnam, also popularly known as Vizag, has been an important port for centuries. Historically, it has been known as a crucial hub of transnational trade and commerce. From the 6th century before Common Era to the 21st century, Vizag continues to be an important center for industry and economy. Its strategic importance is underlined by the fact that the headquarters of the Eastern Naval Command of the Indian Navy is located here. नौसेना और पूर्वी नौसेना कमान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट की समीक्षा के समय राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई।
विशाखापत्तनम तट पर तीसरी बार बेड़े की समीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति यॉट आईएनएस सुमित्रा से बेड़े की समीक्षा की। गौरतलब है कि आईएनएस सुमित्रा ने ऑपरेशन राहत में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इनमें मार्च 2015 में युद्धग्रस्त यमन में गैर युद्धक बचाव अभियान शामिल है। राष्ट्रपति ने समुद्री पोत आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस ज्योति और आईएनएस सुदर्शनी सहित 60 समुद्री जहाजों की समीक्षा की। युद्धपोतों, युद्धक विमानों, हेलीकॉप्टरों और जलपैरा के जवानों ने बचाव कार्यों के अभियान का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। देश में स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के अवसर पर नौसेना के बेड़ों की समीक्षा का विशेष महत्व है। देश में पहले भी 11 बार फ्लीट समीक्षा की जा चुकी है। इनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवा देश के भावी नेता तथा राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने। तीसरा, अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा, इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। 5वां महत्वपूर्ण पक्ष है एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय देश की शिक्षा व्यवस्था में अद्भुत और अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा शुरू हो गई है। आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस्ट कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए। संस्कृति। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेशों में श्री नायडू ने कहा कि मातृभाषा हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है और लोगों को कई तरह से सशक्त बनाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने ट्वीट संदेशों में कहा कि मातृभाषा की रक्षा के लिए काम करने वाले लोग सराहनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य बहुभाषीयता को बढ़ावा देने के साथ भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की दिशा में जागरूकता पैदा करना है। यूनेस्को ने 21 फरवरी के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 17 नवंबर 1999 को की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में इसे औपचारिक मान्यता प्रदान की। ये दिवस विश्व में लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र महासभा की व्यापक पहल का हिस्सा है।
संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्यक्रम के पहले दिन मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन, भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में यूनेस्को के निदेशक और प्रतिनिधि एरिक फाल्ट और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस महीने की 25 तारीख से असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे अहोम साम्राज्य के जनरल और महान योद्धा लासित बरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल बताया कि राष्ट्रपति जोरहाट में जनरल बरफुकन के स्मारक के पुनरुद्धार कार्यों की नींव रखेंगे। राष्ट्रपति कामरूप जिले में दोदोरा में अलबोई युद्ध स्मारक की नींव भी रखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री ज़िया-इव ले ड्रियन से द्विपक्षीय मुद्दों पर कल पेरिस में चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने कोविड महामारी के दौरान भारत और फ्रांस के बीच सहयोग की सराहना की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री ने हिंद प्रशांत में सहयोग पर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी सराहना की। ये सम्मेलन कल होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन तनाव के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बैठक से इस संकट का राजनयिक माध्यम से समाधान निकलने की संभावना है। ये संकट पिछले दशकों में यूरोप के सबसे बुरे सुरक्षा संकटों में से एक है। प्रस्ताव की घोषणा फ्रांस ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई 2 टेलीफोन वार्ता के बाद की। एक बयान में रूस ने कहा कि स्थिति को देखते हुए दोनों नेताओं ने नॉर्मंडी फॉर्मेट के विदेश मंत्रियों और राजनीतिक सलाहकारों के जरिए राजनयिक माध्यम से समाधान ढूंढने में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के पक्ष में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस चरण में बुधवार को 9 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 16 सीटें शामिल हैं। इस चरण में मुकाबला बहुकोणीय नजर आ रहा है। कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में अगले चरण और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। इस चरण में 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा की 61 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 57 विधानसभा सीटों के लिए कुल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान अगले महीने की 7 तारीख को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसके साथ ही असम की माजुली सीट के लिए विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। जांच के दौरान तीनों नामांकन वैध पाए गए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई विधानसभा की इस सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर एक भ्रामक दावे का प्रचार हो रहा है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में वोट न डालने वालों के बैंक खातों में से 350 रुपये काट लेगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। कार्यालय ने सभी लोगों से ऐसे भ्रामक संदेशों को साझा न करने की अपील की है। रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई। लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले लालू यादव और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। सभी दोषियों को वर्चुअल माध्यम से अलग अलग सजा सुनाई जाएगी। लालू प्रसाद को 15 फरवरी को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 175 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 7 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार कल देश भर में 16,051 नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.33% हो चुकी है। केरल में कोविड के मरीजों की संख्या में निरंतर कमी को देखते हुए आज से विद्यालयों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने विद्यालयों में कक्षाएं स्वच्छ बनाने के लिए हाल के दिनों में व्यापक अभियान चलाया। कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं
आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। The people of India। 21 फरवरी 1948 को भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान का मसौदा सौंपा था। समिति को ये मसौदा 4 महीने पहले ही मिल गया था, जिसे सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने तैयार किया था। राव के मसौदे में विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णय शामिल किए गए थे। इन समितियों को संविधान के विशिष्ट भागों के बारे में तैयार किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मसौदा समिति ने अक्टूबर 1947 से फरवरी 1948 के बीच राव के मसौदे की छानबीन की, उसे दुरुस्त किया और उसमें कुछ जोड़ा। इस प्रक्रिया के उपरांत 1948 का मसौदा सामने आया। संविधान के उस मसौदे में 315 अनुच्छेद थे, जिन्हें लगभग 18 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। उनमें सरकार की संरचना, अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों सहित विभिन्न विषय शामिल किए गए थे। कुछ प्रावधानों को समझने में आसानी के लिए मसौदा समिति ने दस्तावेज में पाद टिप्पणी और संक्षिप्त व्याख्या भी शामिल की। संविधान का वो मसौदा भारतीय संविधान का पहला खाका था जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था। सुझाव लेने के लिए संविधान सभा के सदस्यों, प्रांतीय सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा आम जनता के बीच मसौदे का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। सदस्यों और भारत की जनता के बीच परामर्श और आम सहमति की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने में सहायता मिली, और ये है भारत का संविधान। हम आज स्वाधीनता सेनानी बीरेंद्र नाथ दत्त गुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 21 फरवरी 1910 को शहीद हुए थे। बीरेंद्र नाथ का जन्म सन 1891 में तत्कालीन बंगाल के ढाका जिले में हुआ था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे। 1909 के आरंभ में उन्हें बाघा जतिन ने सतीश बोस के संरक्षण में हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए सुंदरबन भेजा। कलकत्ता वापस आकर बीरेंद्र नाथ ने 24 जनवरी 1910 को कलकत्ता हाईकोर्ट के गलियारे में DSP खान बहादुर शमसुल आलम को गोली मारी, जो अलीपुर बम केस में मुख्य जांच करता थे। बीरेंद्र नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी 1910 को प्रेसिडेंसी जेल में बीरेंद्र नाथ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस महान सपूत को शत शत नमन। आज हम शहीद सुकुर चंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 21 फरवरी 1947 को शहीद हुए थे। वर्तमान बांग्लादेश के दिनाजपुर में तेभागा आंदोलन के दौरान किसान सभा के नेता डोमा सिंह की तलाश में पुलिस दिनाजपुर के थुमनिया गांव में घुस गई। लोग अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए डोमा के घर के सामने एकत्र हो गए। अपनी पत्नी के साथ सुकुर चंद हाथ में लाठी लेकर पुलिस की तरफ बढ़े। पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुकुर चंद और उनकी पत्नी वहीं शहीद हो गए। इन महान शहीदों को हमारा नमन।
आज हम बिहार के भागलपुर जिले के स्वाधीनता सेनानी महिपाल सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के लिए महिपाल सिंह के साथ करीब 4000 लोग तारापुर पुलिस थाने के पास एकत्र हुए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दी और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। महिपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और 21 फरवरी 1932 को शहीद हो गए। भारत माँ के इस महान सपूत महिपाल सिंह को शत शत नमन। हम आज सुपलुल दुबे का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 21 फरवरी 1859 को शहीद हुए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी के निवासी सुपलुल मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे कई बार कंपनी सेना के विरुद्ध लड़े, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। दुबे पर नौकरी छोड़कर भागने और विद्रोह के आरोप लगाए गए। आजीवन देश निकाला करके उन्हें अप्रैल 1858 में अंडमान भेज दिया गया। 21 फरवरी 1859 को दुबे शहीद हो गए। महान स्वाधीनता सेनानी सुपलुल दुबे को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। विदेश मंत्रालय आज से इस महीने की 27 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह मना रहा है। इसके अंतर्गत नई दिल्ली और देश के अन्य शहरों में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय आज भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर विशेष चर्चा का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वर्ष 2022 के बजट में अगले 25 वर्षों की योजना निहित है, जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा भारत बनाने की योजना बना रही है जहां युवा खुश होंगे और उन्हें देश पर गर्व होगा। मुंबई में बजट के बाद कॉरपोरेट जगत के पेशेवरों के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि बजट भाषण में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, एवीजीसी कार्यदल बनाने की घोषणा प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें इस क्षेत्र की महत्ता और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का उल्लेख किया गया है। श्री चंद्र एवीजीसी में उद्योग कौशल संबंध मजबूत करने पर आज आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वन मिशन की आज 6ठी वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में आज के दिन इस मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करके देश में 300 क्लस्टर विकसित करना है। प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का आज सवेरे असम में गुवाहाटी में निधन हो गया। वे 102 वर्ष की थीं। वे असम में कामरूप की रहने वाली थीं। भारत सरकार ने इस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। उत्तर में श्रीनगर और जम्मू में शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। ओडिशा में 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिसकर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 175 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।